लोग कहते हो कि पत्रकारिता की सीमा होती है। किसने तय की पत्रकारिता की सीमा? तुम कौन होते हो तय करने वाले पत्रकारिता की सीमा? सीमा मैं तय करूंगा, मेरे रिपोर्टर और मेरी टीम तय करेगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता ने कुछ ही दिन पूर्व अपने रिटायरमेंट के दिन टिप्पणी करते हुए कहा था कि अमीरों की मुट्ठी में कैद है कानून और न्याय व्यवस्था। उसी तरीके से जस्टिस कर्णन ने कहा था ऊंची जाति के जज अपनी न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसी तरीके से हाईकोर्ट के जस्टिस रहे रंगनाथ पांडे ने भी कहा था कि कोलोजियम सिस्टम में भयानक तरीके से भाई भतीजावाद और जातिवाद छुपा हुआ है। उसी तरीके से पहली बार देश के इतिहास में 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई जो रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा पहुंच गए बीजेपी की कृपा से, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि क्या वजह है कुछ खास केस कुछ खास वकीलों के माध्यम से कुछ खास जजेस के पास पहुंच रहे हैं। आज मैं तमाम सारी बातें इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि अगड़म गोस्वामी यानी कि अर्णव गोस्वामी को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने जो टिप्पणियां की हैं उससे मेरा उत्साह बढ़ गया है। उन्होंने टिप्पणी करी, अगर राज्य सरकारें व्यक्तियों को टारगेट करती हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शीर्ष अदालतें हैं, मतलब कि हम बैठे हुए हैं। आगे वो कहते हैं हम एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर कोई राज्य किसी व्यक्ति को जानबूझकर टारगेट करता है तो मजबूत संदेश देने की जरूरत है। बड़ी खुशी हुई सुनकर के, क्योंकि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल जब दूसरी खबर पर मेरी निगाह पड़ती है तो मेरा उत्साह ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं दुष्यंत दवे। वो सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव को एक पत्र लिख करके कहते हैं कि जब लिस्टिंग के लिए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है जिसमें ऑटोमेटिक तरीके से काम होता है, तो सिलेक्टिव लिस्टिंग क्यों की जा रही है कुछ खास केसेस में? मतलब अर्णव गोस्वामी कभी भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुनवाई के लिए याचिका डालता है, उसकी याचिका सुनवाई के लिए अगले ही दिन लिस्टिंग कैसे कर ली जाती है? अपने पत्र में वो और गंभीर सवाल उठाते हुए कहते हैं, क्या इस संबंध में चीफ जस्टिस और रोस्टर के मास्टर ने कुछ विशेष आदेश दे रखे हैं? अप्रत्याशित तौर पर किसी केस की सुनवाई के लिए तत्काल लिस्टिंग चीफ जस्टिस के विशेष आदेश के बिना नहीं हो सकती। मतलब कि मेरा संदेह इसलिए गहरा जाता है कि ऐसा नहीं है कि सबकी आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक जैसी हो। कुछ खास लोगों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आजादी के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्तारूढ़ दल समेत तमाम सारे लोगों को तकलीफ हो जाती है। इसलिए मन ये फिर से सोचने पर विवश करता है, क्या जस्टिस दीपक गुप्ता ने सही कहा था कि अमीरों की मुट्ठी में कैद है कानून और न्याय व्यवस्था? क्या जस्टिस कर्णन को इसलिए जेल भेज दिया गया था कि उन्होंने कहा था कि ऊंची जाति के जज अपनी न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं? यह बात इसलिए सोचने पर विवश होता हूं क्योंकि कोलोजियम सिस्टम में भाई भतीजावाद जातिवाद किसी से छुपा नहीं है। अर्णव गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए जो पीठ बैठी थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़। उनके पिता भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रहे हैं, वाई वी चंद्रचूड़। इसका मतलब कोलोजियम सिस्टम के भाई भतीजावाद से तो वो भी अछूते नहीं हैं। माफ करिएगा मिलॉर्ड, मैं इसलिए ये सब बातें कह दे रहा हूं क्योंकि आपने ही कहा कि हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी और स्वतंत्रता होती है। मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट की अवमानना हो जाती है, उनका अपना एक सम्मान और एक गरिमा है, तो क्या उसी तरीके से मुख्यमंत्रियों की यानी कि चुनी हुई सरकारों की अपनी एक गरिमा नहीं है? अर्णव गोस्वामी के
अगर आप तमाम सारे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अर्णव गोस्वामी जो अपने चैनल में बैठ करके करता है वो पत्रकारिता के दायरे में और व्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता है। वो एक चुनी हुई सरकार के मुखिया यानी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिस अंदाज में बात करता है, जस्टिस साहब जरा सुन लीजिए। अरे जो मुख्यमंत्री बैठा हुआ है छत्तीसगढ़ में, जो चमचागिरी करता है सोनिया गांधी के छत्तीसगढ़ वाला बघेल। ओ सुनो बघेल, एक एफआईआर इस बात पर भी कर दो कि मैंने ये कहा कि क्या आप कभी इटली की सेना के बारे में ऐसे बोलते हैं? क्यों प्रदीप भंडारी जी, आप भी बोल दो, आप पर भी एफआईआर हो जाए। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट अभी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक व्यक्ति को अंतरिम जमानत दे देती है। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं। जमानत देते हुए टिप्पणी करती है कि अगर कोई राज्य किसी व्यक्ति को जानबूझकर टारगेट करता है तो मजबूत संदेश देने की जरूरत है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है वहां 40 से ज्यादा पत्रकारों को जेल में ठूंस दिया गया है या उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। तमाम सारे बुद्धिजीवी लोग जो सरकार पर सवाल उठाते हैं, केंद्र सरकार पर, उनको अरवन नक्सल कह करके जेल में ठूंस दिया गया। जरा वहां भी थोड़ा सा गौर कर लीजिए। यह संदेह मुझे इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि अर्णव गोस्वामी निश्चित तौर पर अगर कहीं से ताकत उसको नहीं मिल रही होती तो जेल से निकलने के बाद जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है वो नहीं कर रहा होता। वो निश्चित तौर पर एक पार्टी के प्रवक्ता की तरह पहले भी बर्ताव करता था, अब भी बर्ताव करता है। माननीय जस्टिस साहब जरा यह भी बता दीजिए कि क्या इस तरीके से जो टिप्पणियां होती हैं उनको इग्नोर किया जा सकता है? उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी के लिए जो टिप्पणियां उसने की हैं जरा आप सुन लीजिए। I challenge Uddhav Thackeray to debate with me on issues on which I disagree with him. उद्धव ठाकरे जी, मैं रहता हूं, मुंबई में रहता हूं, मुंबई में घुसकर मुंबई पुलिस से सवाल उठाता हूं, क्या कर लोगे संजय राउत? कौन हो तुम? संजय राउत, मुंबई तुम्हारी है? मुंबई तुम्हारी है संजय राउत? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया बल्ला बचा देते, क्या क्या नहीं चला दिया। इटली वाली सोनिया रोक सको तो रोक लो। सरकार पर सवाल उठाने को लेकर के देश भर के तमाम सारे राज्यों में गिरफ्तार होकर के प्रताड़ना झेल रहे पत्रकारों की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे का यह आरोप सही प्रतीत होता है कि कुछ खास केस खास वकीलों के माध्यम से खास जजों तक पहुंचाए जा रहे हैं। वो सवाल उठाते हुए कहते हैं कि पी चिदंबरम वरिष्ठ नेता भी थे और खुद वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे। उनकी याचिका को सुनवाई के लिए तत्काल लिस्टिंग नहीं किया जाता है, उनको महीनों जेल में गुजारना पड़ता है। इसके अलावा वो कहते हैं कि एक तरफ हजारों नागरिक जेल में बंद हैं, सुप्रीम कोर्ट में दायर उनकी याचिकाएं सुनवाई के लिए हफ्तों और महीनों तक लिस्ट नहीं होती है। मजदूरों का भी उदाहरण वो देते हैं कि मजदूर जो प्रवासी मजदूर थे उनके मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई हफ्तों और महीनों के बाद उनके मामले की सुनवाई की जाती है, लेकिन अर्णव गोस्वामी जैसे लोग पहुंचते हैं और उनकी याचिका हर बार सुनवाई के लिए लिस्टिंग कर ली जाती है। तो कैसे साहब, कैसे? अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बहुत जल्दी हो जाती है। बस इतना अनुरोध करूंगा कि अगर किसी एक किस्म की विचारधारा को अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है तो फिर सरकार पर सवाल उठाने वाले तमाम सारे अधिवक्ताओं को, पत्रकारों को, लेखकों को, प्रोफेसरों को अभिव्यक्ति की आजादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्यों नहीं मिली हुई है? उनकी स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा? अर्णव गोस्वामी के मामले में तो आप कह देते हैं कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शीर्ष अदालतें हैं, हम बैठे हुए हैं। तो ये टेम्परामेंट सभी तरह के मामलों में दिखाई दिया जाना चाहिए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो